बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश था और आज के दिन उनके जो अफकार थे उसके ऊपर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। क्या हमने काम काम और बस काम को अमली जामा पहनाया? क्या हमने अखुवत का दर्स आगे बढ़ाया? क्या हमने मिली तौर के ऊपर यकजा होने का पैगाम अपनाया? क्या हम वो पाकिस्तान बन सके कि जिसके तहत असास की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ने की तगोदो की बात की गई थी, जिसका तशख़्ख़ुस बैनुल अक़वामी सतह पे उजागर करने के लिए दुनिया के नक्शे के ऊपर वो लकीर खींची गई थी? क्या हमने उस कायदे मिल्लत के तमाम तर रूहों के मुताबिक जो उसूल वज़ा किए गए थे उसके ऊपर अमल पैरा होने की रत्ती भर भी कोशिश की? हमने कहाँ कहाँ पे उससे इन्हराफ किया, कहाँ कहाँ पे उसे अमली जामा पहनाने के लिए इक़दाम उठाया और कहाँ कहाँ पर हमने सियासत को उस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की? आज के दिन हमें क्या अहद करना है? पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे तो बात करेंगे कि हमारी अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत के इक़दामात क्या हैं, अवाम की मुश्किलात क्या हैं, आज के दिन की खबरें क्या हैं, बैनुल अक़वामी दबाव क्या है। लेकिन इस सब के बीच में आज कायदे मिल्लत की उस तमाम तर तरजीहात को, उस तमाम तर सिफारिशात को और उनके उसूलो ज़वाबित के कवायद को किस हद तक आगे बढ़ाने के लिए हम अपना अपना हिस्सा डाल पाए हैं, बहसीयत कौम, बहसीयत मिल्लत, बहसीयत मुआशरा और बहसीयत इनफरादी शख्सियत के तौर पे। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, क्या समझते आज के दिन हमने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको फरामोश किया है और किस चीज़ का आज हमें इहाता करते हुए उसका अहद करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर, आपने बड़ी मुदल्लल और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और मैं डर रहा था कि आपने सुबह जिसका केक काटा उनका भी ज़िक्र खैर ना कर देते। चलें, चूँकि लीडर इस पाकिस्तान में एक ही हैं, वो हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं, मैं आपकी तरफ नहीं आता, मैं बात करने लगा। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं। तो आपने कहा कि हमें बानी पाकिस्तान ने जो दिया हमने उस पर अमल किया। हम आज एक अरसा गुजरने के बाद भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सके जिस मंजिल का रास्ता हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिखाया था। उन्होंने हमें रास्ते पे डाल दिया था, हमें एक मुल्क दे दिया, लेकिन हम एक कौम ना बन सके। हमें रास्ता दिखा दिया, लेकिन हम एक कौम बिल्कुल ना बन सके। हमने क्या फरामोश किया? हमने हर वो चीज़ फरामोश की जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दर्स था, वो हमने फरामोश कर दी। हमने क्या अपनाया? हमने इस मुल्क को लूटना किस तरह है, हमने इस मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ किस तरह करनी है, हमने इस मुल्क के दो हिस्से किस तरह करने हैं, हमने करके दिखा दिया। हमने अपने जिस्म के एक हिस्से को अलहदा कर दिया और वो आज हमसे ताकतवर है। हमने इस तरह उसे अलहदा किया कि ये बेकार है, इसे अलहदा कर दो, और वो बेकार हमसे ज्यादा कारदार है, हमसे ज्यादा कारआमद है। उसके बाद क्या किया हमने? मुझे एक हुक्मरान का नाम बता देना जिसने इक्तदार के मसलक पे बैठकर कायद आज़म ने जो ख्वाब देखे थे, हजरत इल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखे थे, उनमें से किसी एक की तकमील के लिए कोशिश। जिसने कोशिश की उसे हमने रहने नहीं दिया। जिसने कोशिश की हमने उसे कहा कि नहीं भाई, ये कहीं पाकिस्तान बना ना जाए। और जिसने पाकिस्तान नहीं बनाया, जिसने पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने की कोशिश की, हम तो वो कौम है IMF से कर्जा लेकर बंगले डालते हैं, खुशियां मनाते हैं, और आप जैसे मेरे जैसे एंकर बैठकर तारीफें करते हैं, क्या कमाल जनाब आज कर लिया। क्यों? कि हमने कर्जा ले लिया। कायद आज़म ने कहा था, उन्होंने ये कौम एक मुल्क दिया था। या सर, मेरे वालिदैन भी भारत के शहर पठानकोट से हिजरत करके आए हैं, और मेरे वालिदैन अल्लाह उनको जन्नत में अला मुकाम अता फरमाए, जब मुझे बताते थे कि हम लोग कितने ले थे और कितने लोग पहुंचे, रात के अंधेरे में सफ़र करते थे, दिन के उजाले में छुप जाते थे, कौन सा पानी पीते थे, किस तरह रहे,
कितने लोग हमारे साथ चलने वाले रह गए, कितने मंजिल पर पहुंच के कितनों की गर्दनें कट गई, कितनों को नेज़ों के नोक पे चला गया, किसकी जगह पर किसकी अस्मत दरी हुई, सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन हमें वो पाकिस्तान मिला जो कुर्बानियों से था, वो पाकिस्तान मिला जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत से था, वो पाकिस्तान मिला जिस पे हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन हमने क्या किया, हम सिर्फ ना हर तजदीद अहद करते हैं 25 दिसंबर पे। जी, कायद आज़म ने हमें ये तो नहीं कहा था, हमारा तो हर दिन तजदीद अहद का दिन होना चाहिए, तजदीद वफा का दिन होना चाहिए, हमारा तो हर दिन इस पाकिस्तान की बेहतरी का दिन होना चाहिए। यहाँ पर तो हर रोज़ जो है हम एक नई खबर सुनते हैं, हम सियासतदानों से वो चीज़ें सुनते हैं जिसके मतलब आप तसव्वुर भी ना कर सकते हो। यहाँ पर तो हम यहाँ पर पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान को जगीर समझते हैं, मुल्क नहीं समझते। इसे एक सोने की ऐसी चिड़िया समझते हैं, एक ऐसी मुर्गी समझते हैं कि कहते हैं जितना इसे खा सकते हो, इसके जितने अंडे ले सकते हो ले लो। ये है किस कौन, मैं कह रहा इन्होंने हर वो चीज़ फरामोश कर दी है जो हमें दर्स दिया गया था। एक कौम बनने का नहीं बन सके, इस पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाने का नहीं बना सके। हाँ, हमने एक काम बड़ा अच्छा किया, हमने इस कौम के बच्चे को मकरूज कर दिया। हमने एक काम बहुत अच्छा किया, हमने इस कौम के खादमीन की तनहाएँ इतनी बढ़ा दी हैं कि जिसके इंतहा कोई नहीं। हमने ये बहुत अच्छा किया है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा शरीफ की बुनियाद पर बनने वाले पाकिस्तान के अंदर हर वो गलत काम करने को तरजीह दी है, हर उस लूटमार के बाजार को गर्म रखा है, हर उस साजिश को परवान चढ़ाया है जिसकी हमें इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता। ये है। आज अगर आपने कायद आज़म पता हमें कब याद आता है, सिर्फ नोट की तस्वीर पे जब नोट देते हैं ना आप, हमने कायद आज़म की पहचान रख दी है 5000 का नोट। वो हो कहते हैं पाकिस्तान में कोई काम ना हो सके तो वो कायदे आज़म करवा सकते हैं। ठीक है, वो 5000 के नोट की वजह से कहते हैं ना। तो हम वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने इस मुल्क के लिए वो कुछ कर दिया कोई सोच नहीं सकता, वो किया नहीं, उनसे करवाया गया। अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तयन किया जाता है ना किसी शख्स का, तो किया गया। फिर मैंने वो पीर जमायत अली शाह साहब की किताब में पढ़ा, आपको पता है वो पहले उलमा कराम में से थे जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ऐलान किया था। नहीं तो बहुत से तो उलमा कराम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मतलब क्या कहते थे आपको पता है? वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखी तो ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ, उनकी मजलिस थी, तो उस मजलिस में बहुत से लोग बैठे थे। तो मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिसकी दाढ़ी और मूंछ नहीं है, तो करीब से देखा तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो उसी वो अपनी किताब में लिखते हैं पीर जमायत अली शाह साहब। तो अगले दिन उन्होंने उठ के ऐलान किया कि शख्स के हाथों कुछ होना मकसूद है। ये मैंने इसे उस महफिल में देखा जिस महफिल में जाना भी तसव्वुर वाहिद हो जाता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में। और उसी शख्स के हाथों ये पाकिस्तान बना। और हमने, आपने, मैंने, हम सब ने मिल के अपना अपना डाला इसकी बर्बादी में, इसकी करप्शन में, इसको तोड़ने में, इसको बर्बाद करने में। तो आज के दिन स्कूलों में छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी। आज के दिन जो है ना, आज के दिन कम से कम खास जिसका दर्स ही काम और बस काम था, तो आज के दिन तो दर्स होना चाहिए था ना। आज के दिन हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए था। मैं आज ये लाहौर शहर सारा गुजर के स्टूडियो पहुंचा हूँ, तो मुझे लाहौर प्रेस क्लब से लेकर यहाँ तक ना किसी एक जगह पे मैं देखता रहा कि आज बड़े बड़े बोर्ड आवेज़ा होना चाहिए। आज मेरी कौम के बच्चों को, जवानों को आज ही पता लग चल जाए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अरशाद फरमुदात क्या हैं। शायद आपको कहीं नज़र आ गए हों तो मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं नज़र आए। क्यों? हमने साफ़ सुथरा पंजाब लिखना हो तो कब्रिस्तान के अंदर भी हम तस्वीर लगा देते हैं। तो वो जिसने जो बानी पाकिस्तान हैं, उन जिनकी सालगिरह थी, जिनकी योम पैदाइश थी, आज उस पर कितने की जगह पर कुछ लोगों ने जो अपने टीवी पर एक टिक्कर भेजे या कुछ चीज़ की है, वो मजबूरी होती है। वो PRO को पता होता है कि आज जनाब 25 तारीख है, ये करना है,
9 नवंबर को ये करना है, 14 अगस्त को ये करना है, 23 मार्च को ये करना है। वो बना बनाया होता है, सब चेंज करना होता है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरामा जिसमें मुज़ाकरात की गूंज हुकूमत की तरफ से जो है वो पॉजिटिव इंटेंशंस का इजहार किया जा रहा है, लेकिन गाहे बगाहे बयानात भी दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भी हल्की आंच पे मौसीकी तो जारी है, लेकिन क्या ये मुज़ाकरात पाकिस्तान को बेहतर समत में लेके जा सकते हैं? कोई ऐसा हल निकाल सकते हैं कि जिससे ये जो गैर सियासी जो चहल पहल है उसका खात्मा हो सके और जमहूरियत मज़ीद मजबूत हो सके, ये इस्तेहकाम की तरफ बढ़ता हुआ कोई मंजरनामा हो सके, मुआशी तौर पे कोई मजबूती हो सके और जो सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल हो सके, और वो जो TORs हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद जो है वो मुमकिन है इस हुकूमत की तरफ से? तो ये जो मंजरनामा है इस पे बड़े रहनुमाओं की खामोशी किस बात का इंदिया देती है, इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर सियासतदान शेख रुहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, क्या लगता है कि सर हुकूमत की तरफ से जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई और अपोजिशन ने जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, एक लंबा अरसा जो है वो कशीदगी के अंदर गुजरा है, तो क्या ये कशीदगी कम होती दिखाई देती? अच्छा, मैं उस चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आज मुझे उस प्रोग्राम का नाम लेते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है यार। उस प्रोग्राम का नाम है मुज़ाकरात। जी, ये मुज़ाकरात है, वो मज़ाकरात है। तो मुझे तो ये मज़ाकरात लग रहा है, मज़ाकरात नहीं लग रहे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जिस चीज को आपने खटाई में डालना होगा, जिस चीज में से कोई मुस्बत नतीजा ना निकालना हो, उसके लिए कमेटियां बना दो। अब सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जब आप कमेटियां बनाते हो तो आप पहले इनिशियली डिस्कस करो कि इस कमेटियां बनाने का या इस मुज़ाकरात का एजेंडा क्या। मैं कल भी आपके पता नहीं किसके मैं कह रहा था कि एजेंडा सामने रख के आपसे मुज़ाकरात चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आप प्रायोरिटी फिक्स करते हैं ना। और प्रायोरिटी क्या है कि दहशतगर्दी का खात्मा। आइए बैठे बात करते हैं मिलके, इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, मुल्क मजबूत होगा, माशी तौर पे खुशहाली आएगी, आगे चलिए। दूसरी शिक कि जो जितने बिल्स हैं उनको कम कैसे किया जा सकता है, ये एजेंडे का दूसरी शिक। तीसरी शिक, गरीबों की जिंदगी को बेहतर कैसे किया जा सकता है, उनकी माशी हालत कैसे बेहतर की जा सकती है। और चौथी कि इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है। ये तो हो गए आपके जो जेन्युइन और आपके ग्राउंड फैक्ट्स है, ये तो आप इस पे आ जाइए। अब इस एजेंडे का जब तक मेरे सामने वो शिक ना हो, मैं क्या कर सकता हूँ? जो उड़ती उड़ती सुनता हूं वो है जी शिक नंबर 1, मोहतरम जनाब किबला इमरान साहब को रिहा किया जाए। क्या हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात मौजूद हैं? तो जुडिशल इख्तियारात रखती है हुकूमत, जो आपसे इस बात पे इस शिक पे बात कर लेगी। दूसरा जो मुझे जो सुनती है, मैंने सुना है, जो उड़ती उड़ती सुनी है आप दोस्तों से, दूसरी शिक है जिसमें यह है कि 9 मई के जो वाकयात हैं उस पर जुडिशल कमीशन या कमीशन मुकर्रर किया था। क्या आपके पास मैंडेट है? कमीशन मुकर्रर करना था तो 3 दिन पहले जिन लोगों को सजाएं दी गई वो क्यों दी गई? अगर आप कल को ये कहते हैं कि हाँ ये बात तय है कि इसमें कमीशन मुकर्रर कर दीजिए, कमीशन अपनी राय देता है, क्यों राय देता है कि नहीं इसका कसूर कोई नहीं, ये हो गया, तो ये जिन बेचारों को सजाएं हुई वो कहाँ पे स्टैंड करें? तो जिनका नुकसान हुआ है उनसे आपने ये मैंडेट ले लिया कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और उस मुज़ाकरात में ये शिक शामिल है कि हम इस पे जुडिशल कमीशन लगा देंगे। उसके बाद जब कोई पॉइंट आएगा आप भागे दौड़े जाएंगे, एक जो मुज़ाकराती टीम है उसके लोग भागे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में पूछने के लिए आप क्या करें सरकार, वहां से मिलता है जवाब तो वापस आएंगे। एक जो मुज़ाकराती टीम है भागी जाएगी अडियाला जेल में, हजूर ये चीज है, अब आप आगे बताएं क्या करें। खुदा के बंदे, अगर मुज़ाकरात ही करने हैं, अपने वाकई करने हैं मुज़ाकरात, तो फिर 4 बंदे बैठ जाए, 5वें को बैठाने की जरूरत नहीं है।
शहबाज बैठ जाए, मौलाना फजल रहमान साहब बैठ जाएं, आसिफ जरदारी बैठ जाए, इमरान बैठ जाएं, बैठ के फैसला कर लीजिए। ये तो है उसका नतीजा। अगर आप फिर शेख साहब उसमें शहबाज शरीफ साहब जो बैठेंगे, क्या वो कुली इख्तियार रखेंगे? मैं तो आपसे वही तो मैंने सवाल किए, मेरे ख्याल में शायद आप गुस्से में थे, आपने सुना नहीं। मैंने कहा आपने ये मैंडेट ले लिया उनसे जिनका नुकसान हुआ है। ये तो आपके पास मैंडेट है तो फिर तो ठीक है, फिर तो मुझे समझ आती है। अच्छा शेख साहब, ये तो हो गया मुज़ाकरात की बात, इसे तो साइड पर रख देते हैं। आपने अच्छी बात की कि कमेटी बढ़ गई है, कमेटी देखें कब निकलती है और क्या होता है। अब ये जिस पाकिस्तान, आज का दिन बड़ा अहम दिन है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की निस्बत से एक दिन है। आपने कहा कि बिजली के बिल कम, आवाम के रोज़गार, लेकिन यहाँ पर तो मुझे बताएं कि ये 80,000 से 6 लाख, 1.5 लाख से 11 लाख सिर्फ तनख्वाहें बनी हैं तो बनी हैं MP हजरात की। आप भी MNA रहे हैं, आपका भी डेरा आज भी उसी तरह चलता है, तो क्या MP MNAs की तनख्वाहें बढ़ाना ज़रूरत थी? यार आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। या मैं मेरे ख्याल में शायद आउटडेटेड हो गया, और उम्र के हिसाब से मेरा भी दिमाग काम नहीं करता ना, तो यही है। और इसीलिए आप लोग मुझे अपने प्रोग्राम में ले लेते हैं। तो बाबा ये मुल्क जो बना था, ये मुल्क उमरा और रौसा के लिए बना था, खुदा के बंदे। अब मुझे आप सिर्फ आप सामने रखें 1947 और उससे पहले सारी जितनी आपकी थी अपना जरूरत थी, कोई अमीर आदमी, कोई नवाब आदमी, कोई तुर्रम खान, कोई उसमें शहीद हुआ था। शहादतें और रिश्वतें लूटी थी गरीबों की, और आज भी वही हाल है। आप कौन सी बातें करते हैं यार, ये क्या हो गया, फिर क्या हो गया, तुम्हारे बढ़ गई तो सर इब्तदा के ऊपर मुफ्त बिजली के नारे और गरीबों की तनख्वाहें बढ़ाने के वादे, सब्जियों के रेट कम करने की बातें, बिजली और पेट्रोल के रेट कम करने की बातें, या फिर डॉलर की कीमत कम लाने की बातें। तो बाबा खुदा के बदले मैं तो कभी भी उनको कसूरवार नहीं कहता। आप बेवकूफ बनते हैं तो बनाया जाता है ना, आप बनना छोड़ दीजिए, किसी की जरूरत नहीं होगी आपको बेवकूफ बनाए, क्योंकि आप बनते हैं। तो सर जो नहीं बने बेवकूफ, उन्होंने वोट दिए दूसरों को, तो वो उनका नतीजा क्या निकला सर? जो बेवकूफ नहीं बने, जिन्होंने वोट दिए, जो बेवकूफ नहीं बने और जिनके मुताबिक फॉर्म 45 पे जीता हुआ कोई और है, तो उनका फिर क्या करें? उनका मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ। कभी कभी आप भी देखते होंगे, आप कर लीजिए, तजर्बा कर लीजिए, कैमरा लेके और माइक लेके बाजार में चले जाइए, जिसको पूछेंगे वो गालियां निकालेगा, गंदी गंदी गालियां निकालेगा, हुकूमत वक्त हो। और जब थोड़ी देर बाद आप नजर इधर करके उधर करेंगे तो आप देखेंगे वही शख्स जो गालियां निकाल रहा था तो बिल देने वाली लाइन में लगा होगा। तो अब आप शेख साहब वो क्या करें? बिल नहीं देगा तो उसकी बिजली कट जाएगी, नहीं बिजली कट जाएगी उसकी, उसको पुलिस थाने पकड़ के ले जाएगी। हाँ जी यार मुझे एक बात बताओ, मैंने अपनी जिंदगी में वो वक्त भी देखा जब नहीं थी, तो गुजारा करते थे यार, लेकिन क्या था, एक इंसान की वैल्यूज थी, सोच थी, कदरें थी, और सबसे बढ़ के इज्जत थी। आज वो नहीं है यार, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मेरी बातें आपको मेरे ख्याल में शायद तल्ख लग रही होंगी। नहीं, आपकी बातें सच्ची लग रही हैं, हम सच्ची बातें सुनना चाहते थे। वो मैं उस पर तल्ख इसलिए लगती हैं कि मैं सारा दिन बैठता हूँ यार, अपने काम पे बैठता हूँ, अपने दफ्तर में बैठता हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को। मैं आज उनकी वो हालत देख रहा हूँ जो आपको 1970 से पहले ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की हालत, आज वही हालत आपकी है। रौसा उमरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका आज भी सरमाया उसी तरह महसूस है जिस तरह आज से कम साल पहले था। इसको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को जिनके पास अरबों की दौलत मौजूद है? छापा मारेंगे,
अकाउंटेबिलिटी होगी किसकी? मेरे जैसे लोगों की। मुझे आके पूछ लेंगे। खान साहब ने भी कम नहीं किया था, मैं कहता था, तब भी कहता था, फ्लोर ऑफ द हाउस कहता था, टॉक शोज में कहता था कि खुदा के बंदे अकल करो, अल्लाह के बंदे बनो, अल्लाह के बंदों के ऊपर खुदा ना बन जाओ। ये वक्त हमेशा नहीं रहता, इसका जरूरी होता है। सर अभी आप जो कह रहे थे कि आप लोगों से राय मांगे तो फिर देखें वो कतारों में लगे होंगे, तो आप क्या सिविल नाफरमानी की कॉल को इंडोर्स करते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता, कहता हूं कि कम अज कम लोगों को अपने हक के लिए बात मतलब, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर करते रहे, आप टॉक शोज करते रहे, बस चलता रहेगा। शेख साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ पे बोलने वाला सबसे बड़ा मुजरिम होता है। आपको भी तो सजा बोलने की मिली है, आप माने या ना माने। क्या बात है, इज्जत जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। मैं आज भी उसी तरह खुश हूँ, मजे में हूँ, मुझे तो फर्क नहीं पड़ा। मेरे रवैये से, मेरी बातों से आपको कतई तौर पे, आप अगर मुझे पूछे कि आप हार गए तो मैं आगे से आपको ये जवाब दूंगा, हाँ मैं हार गया लेकिन बड़ी इज्जत से हारा। मेरी बात समझ आ गई आपको? बिल्कुल शेख साहब समझ आ ज्यादा समझ आ रही है सर। काबिले हाजमा नहीं लग रही। यकीन कीजिए कि मैं उर्दू बोलने में जरा मुश्किल पेश आती है मुझे, और अगर मैं पंजाबी में कहूँ तो तानू ऐसा मजा आवे कि याद करो। लेकिन हम गुलाम हैं, गुलाम इब्ने गुलाम है यार, गुलाम इब्ने गुलाम है, बिल्कुल इसी तरह। बस आप, मुझे किसी ने कहा था, मैंने उसको कहा, मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा यार इमरान को जाके समझाओ कि ये खित्ता रेवोल्यूशनरी नहीं है, किस ख्वाबों की दुनिया में रहता है वो कहता जी वो सुनना नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं सुनना चाहता, जेल में बहुत फालतू वक्त होता है, उसको पंजाब की नहीं इस खित्ते की तारीख की किताबें दे दो। अच्छा शेख साहब, समझ आ जाएगी। शेख साहब ये तो हो गया, एक बात तो आपने बड़ा अरसा ने गुजारा है, बड़े मियाँ साहब बिल्कुल खामोश हो गए हैं। कल लोग खामोश रहते हैं। कौन से सर? अक्लमंद, जीरक, सियाने, समझदार, वो आपको खामोश नजर आते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं है। लेकिन सदर है आपकी जमात के, कुछ तो बोलना चाहिए। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सदर का काम होता है जी, वो बोले और बोल के चलाए। सदर अगर होते तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते। तो फिर वो क्या है? वो तो आज अपने जन्मदिन पे भी नहीं बोले। मेरे ख्याल में वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वो ज्यादा खामोश रहें तो बेहतर रहेगा, बोलेंगे तो फिर कुछ ना कुछ निकल आएगा, वोट को इज्जत दो। तो इस तरीके से तो फिर जरदारी साहब भी बहुत अच्छे चल रहे हैं सर। बड़ा समझदार आदमी, बड़ा जीरक आदमी, देखा ना, उसने हुकूमत नहीं ली लेकिन मजा सारा ले रहा है, मजा सारा ले रहा है। कितना समझदार आदमी है, यानी कि उसकी मर्जी के बगैर आप सिंध में किसी बाकी आदमी को तैनात नहीं कर सकते। जाइए जाके पता कर लीजिए, मेरी बात गलत होगी तो मुझे पकड़ लीजिएगा। आप उसकी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। तो पंजाब के अंदर मर्जी, पंजाब के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी नहीं चल रही? आप क्या कहूँ, क्यों आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं? सर मैंने तो सवाल पूछा एक सादा सा। बहुत शुक्रिया शेख रोहेल असगर साहब इस सवाल देने के लिए। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में एक तरफ मुज़ाकरात की बात है, दूसरी तरफ बैरूनी दबाव की बात है, तीसरी तरफ अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत ना करने का इंदिया भी दिया गया। तो इस पूरे माहौल में ये मुज़ाकरात के अमल के ऊपर किस हद तक जो है वो असर डाल सकता है। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात के दोनों अतराफ जो हैं वो किस हद तक इम्पार है, उसके ऊपर भी बड़े सवालिया निशान है। तीसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं उनकी खामोशी की बुनियादी वजूहात क्या है, क्या वो इस मुज़ाकरात के पूरे अमल का हिस्सा बनने को तैयार हैं या फिर खामोशी से ही इसको तकते रहना चाहते हैं। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, सबसे पहले तो बात मुज़ाकरात के हवाले से कि जिसकी
बहुत तगोदो की गई बहुत सारे लोगों की तरफ से और सब ने अपना अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर अब आके टेबल टॉक के ऊपर जो है वो मुतमईन हुए हैं सारे या इत्तफाक राय हुआ है। लेकिन ये इत्तफाक राय आपको कितना अरसा बरकरार रहता दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो ये पेशरफ्त तो है, इसमें कोई शक नहीं कि ये कहें जी कि कुछ भी नहीं है और लोगों के पास एम्पावर्ड नहीं है और लोग जो है वो आकर बैठेंगे, कोई इधर देखेगा कोई उधर देखेगा। जो लोग बिल्कुल ही मुज़ाकरात नहीं करने चाह रहे थे और कह रहे थे हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अब मुज़ाकरात होने चाहिए और उन्होंने एक कमेटी भी बना दी और उस कमेटी को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने भी अच्छा इक़दाम किया है कि उस पे अगर डिले करते तो मेरा ख्याल है एक अच्छा तासुर नहीं जाना था। उन्होंने भी एक कमेटी बना दी है और जब आपस में बैठेंगे तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो पेशरफ्त होगी, लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा दोनों इतराफ से, हुकूमत की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी, मैं कहूँगा, या खान साहब की तरफ से कह लें कि क्या वो किस हद तक चाहते हैं आगे जाना। अगर तो पहली दो जब होंगी मुलाकातें होंगी और बैठेंगे आपस में तो एक वाज़ेह पिक्चर सामने आ जाएगी कि ऐसी अगर डिमांड जो रख दी जाए, कंडीशनल या अनकंडीशनल डिमांड्स या चार्टर ऑफ डिमांड्स रख दिया जाए जो कि जिसको मुकम्मल करना ही नामुमकिन है और मैं समझता हूँ फिर तो आप समझ लें कि ये मुज़ाकरात जो है वो उसका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर अब उनको ये सोच पैदा हो गई है कि हाँ यार एक अच्छा माहौल मुल्क के अंदर पैदा करना चाहिए, काफ़ी हो गई लड़ाई, अब चलें सुलह की तरफ जाते हैं। सुलह का मतलब ये है कि जो मामलात हैं, जो लोग मुश्किलात में, उनकी मुश्किलात आसान हो और थोड़ी सी कोई बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी की तरफ जाएंगे। क्योंकि माजी में मैंने देखा है कि जब पीटीआई के लोग बैठे हैं कमेटीज़ के अंदर, और अब तो बहुत सी कमेटीज़ को चेयर भी कर रहे हैं, हमारी मजहबी अमूर की कमेटी भी चेयर है पीटीआई कर रही है और बहुत सी और कमेटियाँ जिसको वो चेयर कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक आमना सामना मैं कह लें या वहाँ बैठकर जब गुफ्तगू हुई और जिसमें कुछ तलखी भी हुई और एक वजीर जो है वो उठ के भी चले गए उस कमेटी से, फिर वो वापस नहीं आए, जो ख्वाजा आसिफ साहब थे। मैं स्पेशल कमेटी की बात कर रहा हूँ जो बाद में फिर 26वीं तरमीम उसकी नज़र हो गई थी। इब्तदा किसी और से हुई थी लेकिन वो 26वीं तरमीम भी उसके अंदर आ गई। उसके अंदर पीटीआई के जो अरकान थे उनका बड़ा एक मुस्बत नतीजा था और उनका और फजल रहमान साहब का जब वो मुलाकातें होती थी और जब वापस आते थे तो देखें हुकूमत पे फिर एक इतना दबाव आ गया कि आखिर में हुकूमत को अपना मसवदा जो है उसको साइड पे रख के उनका मसवदा जो है उसे कबूल करना पड़ा। अब इसमें जो भी आप कह लें तो ये है, मैं समझता हूँ, खूबी मुज़ाकरात की कि आप अगर मुज़ाकरात के ज़रिए काम करेंगे तो आप फिर अपने आप को असर्ट भी कर सकते हैं और अपनी बातें मनवा भी सकते हैं। अच्छा जैसा मुज़ाकरात की टेबल सज गई, दोनों इतराफ से मुज़ाकराती टीम बन गई, हुकूमती तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब, तलाल चौधरी की आपने गोलाबारी तो सुनी होगी ना आपने, तो क्या ये हुकूमत की मर्जी के बगैर हो रहा है सारा कुछ, ये गोलाबारी जो चल रही है? देखें, कुछ लोगों का ये अंदाज होता है, कुछ लोगों का ये तरीक़ाकार होता है, कुछ लोग ज़रा अपने आपको नुमायां करने के लिए इस किस्म की जनाब गोलाबारी करते हैं। अभी मैंने रिसेंट गोलाबारी नहीं देखी क्या हुई है, इसके बाद की नहीं हुई है जब से मुज़ाकराती कमेटी बनी है, उसके बाद हुई है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सीज फायर होना चाहिए। अब जैसे तलाल चौधरी साहब ने, एजाजुल हक साहब तलाल चौधरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि जिसके पीछे पड़ा हुआ है ये उन्हीं का, ये इधर मुकद्दमात के अंदर मतलूब है तो हमारे अंदरूनी मामलात कैसे मुदाखलत कर सकता है। तो ये तो डायरेक्ट हिट करने वाली बात है ना, यानी तूल देने वाली बात है फिर चीज़ों को। देखिए, वो भी इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है, ना तो स्टेट टू स्टेट बात हुई है और ना ही मैं समझता हूँ कि मतलब कोई फॉरेन ऑफिस के जरिए बात हुई है जिसमें हम कहेंगे यार वाकई को बहुत बड़ी तलखी पैदा हो गई है। अभी तो ट्रंप ने हलफ ही नहीं लिया, ना ही वो
रिचर्ड ग्रेनर या जो भी उनका नाम है, ना ही तो वो अभी कोई उनके एडवाइजर बने, नॉमिनेट जरूर हो गए। तो मतलब ऐसी शख्सियात का ऐसे बयानात देने से मतलब स्टेट पे कोई इतना असर नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि अगर उनकी कोई स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से या पेंटागन की तरफ से या मतलब हुकूमत की तरफ से कोई वाजे चीज सामने आएगी, तब भी कोई इतना असर नहीं होगा जब तक कि वो आमने सामने बैठ कर कोई बातचीत ना करें। और माजी के अंदर भी आपने देखा कि ये हुआ। यही अभी सिचुएशन है खान साहब की भी। अब मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी थोड़ी सी रियलाइजेशन हुई है कि भाई ये मारो कूटो, धरने करो, लॉन्ग मार्चें करो और लड़ाई मार कुटाई से कुछ इतना हासिल नहीं होगा। किसी मुज़ाकरात के ज़रिए, पॉलिटिकली, असेंबली के ज़रिए, स्पीकर के ज़रिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो अगर ये सोच पैदा हो, जो कि एक मुस्बत सोच है, ये सोच उस वक्त पैदा होती है जब आप एज ए स्टेट्समैन अपने से बालातर होकर मुल्क के बारे में सोचें। तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकल आएगा। मैं अब थोड़ा सा माजी में इसका भी आपको बताऊं कि जब पीटीआई ने शुरू में 2022 में मई थी, अब मुझे याद नहीं है कौन सा महीना था, जब पहली लॉन्ग मार्च हुई पिशावर से, उससे पहले जो मुज़ाकरात हुए वो भी स्पीकर के उधर हुए थे, घर पे हुए थे। मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से पीटीएम वाले भी बैठे थे तो वो भी बैठे थे। तो उस वक्त ये बात तय हो गई थी कि अगर इस लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन कर दिया गया, आईएमएफ के मुज़ाकरात के बाद असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। लेकिन उस वक्त वो नहीं माने, उन्होंने उसको बजाय थोड़ा आगे ले जाने के और पीछे ले आए और वो फिर लॉन्ग मार्च हो गया। 25 तारीख को चलो इस्लामाबाद तक आ गए खान साहब खुद, और फिर वापस चले गए वहां से। तो हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ ना। अगर वो मान जाते कि हाँ जी असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन करवा दें, तो मेरा ख्याल है आज मुल्क की सियासत के कोई और ही अंदाज होना था, कोई और ही हालात होने थे। चलें जी, वो तो गुजर गया। अब आपके पास खबर क्या है? मुज़ाकरात मर्जी से हो रहे हैं या कमेटी से हो रहे हैं? देखिए, बगैर मर्जी के कभी मुज़ाकरात हो सकते हैं? आप बताएं। तो फिर कुछ ये होने तो जा रहा है? मतलब तो इजाज़त साहब, फिर कुछ हो जाएगा फैसला, इसमें कुछ फैसला होगा या वक्त गुजारा? देखिए, मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई है कि अगर तो मुस्बत सोच होगी, अपने से बालातर होकर दोनों तरफ से सोचा जाएगा। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल, अभी हमारे 16 लोग जो है वो शहीद हुए हैं। उसके बाद हमें मतलब अफगानिस्तान के अंदर जाकर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ी हैं। ये हालात मजीद ख़राबी की तरफ भी जा सकते हैं। ऊपर से आपके बलूचिस्तान के हालात भी ख़राब है, आपकी इकोनॉमी भी कोई ऐसी नहीं है कि आप उस पर कोई रश कर सकें। तो इन हालात के अंदर आप एक जो इतनी बड़ी है उसको क्यों नहीं आप ख़त्म करने के लिए, मैंने कि अगर मुस्बत सोच होगी तो मामला आगे बढ़ेंगे। और अगर बीच में ये कोई हटदर्मी हुई या कोई ये सोच पैदा होगी कि नहीं शायद कोई बाहर से आकर हमें उठा के ले जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हम आगे बढ़ सकेंगे और ना ही उसमें कोई फ़ायदा है। लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, अंग्रेज़ी वाला सफ़र जो है, मैं उर्दू वाला सफ़र नहीं कह रहा, यानी इतने अरसे से जेल अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका ये मतलब के इतना 2-2 साल से अभी जेलों में पड़े हुए हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये बातें सारी एक किस्म की मैं समझता हूँ कि अंडर प्रेशर की जा रही है। जैसे वो एक ट्वीट आ गया, अब ये सियासत भी ट्वीट्स पे, ट्वीट्स करे जा रहे हैं, किसी को बुरा भला कहा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि देखें, बात है अक्लमंदी की और बात है मुल्क की सालमियत की और मुल्क की बेहतरी की। अगर इसके अंदर रहते हुए मैं समझता हूँ कि मामलात को अगर हम खुद सुलझा लेंगे और पीटीआई भी ये सोचेगी कि हम जिसको कहते थे कि क्या कहते थे, एब्सोल्युटली नॉट, तो आज हम एब्सोल्युटली नॉट अपने लोगों को कहना शुरू कर दें और उनको जिनको हम कह रहे थे उनको ना कहें और उनकी हेल्प लेने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी कोई इतना अच्छा मुस्बत फायदा कोई नहीं होगा उनको।
एजाजुल हक साहब, आपने कहा लेकिन ट्वीट पे चाह रहा है। यहाँ पर इस मुल्क के अंदर तो ट्वीट पे फैसले भी ट्वीट पे हो जाते हैं, रिजल्ट भी ट्वीट पे तब्दील हो जाते हैं और बहुत कुछ ट्वीट पे हो जाता है। तो मुझे तो लग रहा है कि अगले आने वाला वक्त सारा चलना ही ट्वीट पे है। हाँ, ट्विटर के जरिए अब हो रही सियासत भी ट्विटर के जरिए हो रही है। सारे वजीर आजम, वज़रा, इस्टेब्लिशमेंट, हर कोई अपने अपने ट्विटर पे पैगाम देते हैं। माजी के अंदर भी जब डॉन लीग्स का हुआ था तो उस पर भी ट्विटर के जरिए ही बातचीत हुई थी। लेकिन अगर ये बातचीत अच्छे माहौल में आपस में बैठकर कमेटियों के जरिए हो जाए तो बहुत बेहतर है, मैं समझूँ। अच्छा, एजाजुल हक साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब कहते हैं कि हुकूमत होने के बावजूद भी नून लीग को पजीराई नहीं मिल सकी। आप उसकी खालिस्तन वजह क्या देखते हैं? अब पजीराई से आपका मकसद ये है कि अवाम में मकबूलियत नहीं है, या वो डिलीवर नहीं कर सके, या वो मुश्किलात का शिकार हैं अपने इत्तेहादियों के साथ। तो डिपेंड करता है कि पजीराई कहाँ से मिलनी है उनको। तो वैसे तो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो, अब आप पजीराई अब देखें कहाँ से लेनी है। ये शायद खान अब्बासी साहब अगर बताएंगे तो उस पर फिर अच्छा तबसरा हो सकेगा। सही। अच्छा एजाज साहब, आपके पास खबर क्या है? खबर देना, आप भी हमारी बात पे खेलते हैं। खबर क्या है कि कितने अरसे तक ये मुज़ाकरात का 1 2 3 हो जाएगा? देखिए जी, मैंने आपको कहा ना कि मैं पहली मीटिंग में तो बैठा नहीं था। 2 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें बहुत चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। उससे ये कम से कम मालूम हो जाएगा कि ये मुज़ाकरात आगे चलने हैं कि नहीं चलने। और मेरा ख्याल है कि अब रियलाइजेशन ये पैदा हो गई है दोनों इतराफ कि हाँ, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं मतलब एक पॉजिटिव सोच के साथ ये कह सकता हूँ कि अब मतलब जो मेरी अपनी जो सोच है, मुस्बत सोच के साथ ये कह सकता हूँ कि ये बातचीत आगे चलेगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें से कोई अच्छा नतीजा भी निकलेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 24 तारीख से पहले जो गुफ्तगू थोड़ी बहुत मुझे मालूमात हैं जो हुई थी, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी तय हो गई थी जिनको कि अब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये तय हो सकती हैं। और अगर वो सही मान जाते उस वक्त, जिन चीज़ों पे खड़े हो गए थे, जिन चीज़ों को मान लिया था, और फिर अगर उस वक्त पीछे ना हटते तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी पेशरफ्त जो है वो हो सकती थी। अब भी मैं समझता हूँ कि बहुत सी पेशरफ्त जो है वो हो सकती है अगर थोड़ी सी रियलाइजेशन हो तो। अच्छा एजाज साहब, ये बताइए कि जहाँ पे हुकूमत ने अपनी साइड से अफराद में इजाफा किया, नुमाइंदगी में इजाफा किया, वहाँ पे पाकिस्तान की बकिया जो जमातें हैं, अगर उनके भी एक एक शख्स को इस कमेटी के अंदर शामिल करके एक ग्रैंड डायलॉग या मिसाक मईशत या जमहूरियत की तरफ चला जाए तो क्या ये ऑप्शन नहीं हो सकता? और इससे जो बात होगी वो फिर मुस्तकबिल करीब में किसी के सड़कों पे आने की ना होगी? नहीं, बिल्कुल। देखें, ग्रैंड डायलॉग तो होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए। मुल्क के हालात इस किस्म के हैं। APS के बाद भी एक किस्म का एक ग्रैंड डायलॉग ही हुआ था जिसके ज़रिए नेशनल एक्शन प्लान बना। इस वक्त भी ज़रूरत इस बात की है कि ग्रैंड डायलॉग हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स एक मेज़ पर बैठकर बातचीत करें और कुछ लो और कुछ दो के मामलात को तय करके इस मुल्क, जिस हमारा बड़ा पोटेंशियल है मुल्क के अंदर। मुझे अफसोस इस बात से होता है कि हम क्यों इस नैच पर पहुंच गए हैं जबकि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है। हमारे पास सबसे बेहतरीन दुनिया का लेबर है, हमारे पास मतलब के मौसम है, हमारे पास जरखेज ज़मीन है, हमारे पास लोग इतने ज़हीन हैं कि जो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना सकते हैं और पाकिस्तान को दुनिया में एक मिसाली कौम क्यों नहीं बना सकते? इसलिए कि चंद एक लोगों की नीयत ख़राब है जिसकी वजह से सारा मैस जो है वो क्रिएट हो रहा है। बहुत शुक्रिया एजाब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।